नमस्कार। भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र का पूरा आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट की परतें खोलते हैं, इसकी शानदार बनावट को समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारे देश को कैसे आकार देता है। तो ये कितना बड़ा है, जरा अंदाजा लगाइए। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, जो 25 अलग अलग भागों या पार्ट्स में बटा हुआ है। इसे आप एक बहुत बड़ी इमारत के 25 कमरों की तरह समझ सकते हैं, जहां हर कमरे का अपना एक खास मकसद है। तो सवाल उठता है कि ये संविधान आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून है, अ सुप्रीम लॉ। यही तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होंगे और राज्य और नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं। असल में ये वो बुनियाद है जिस पर पूरे देश की इमारत खड़ी होती है। तो ठीक है, इतनी बड़ी इमारत का इस ब्लूप्रिंट का निर्माण शुरू कहाँ से होता है? जाहिर है सबसे बुनियादी चीजों से, यानी जमीन, उस पर रहने वाले लोग और उनके अधिकार। यही पहला खंड संविधान की नींव रखता है। तो देखिए, हमारे संविधान के जो पहले 3 भाग हैं वो राष्ट्र की पहचान की नींव रखते हैं। पार्ट आई बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब हमारी जमीन क्या है। पार्ट 2 ये तय करता है कि भारत का नागरिक कौन होगा, यानी हमारे लोग कौन हैं। और सबसे अहम पार्ट 3 सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, यानी उनके अधिकार। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये सिर्फ कागज पर लिखे सुझाव नहीं हैं, ये कानूनी तौर पर संरक्षित हैं। मतलब अगर किसी के इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करता है तो वो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। तो चलो, नींव तो पड़ गई। अब ब्लूप्रिंट के उस हिस्से पर आते हैं जो सिर्फ कानून नहीं, बल्कि देश की आत्मा, उसकी आकांक्षाओं और नैतिक दिशा को दिखाता है। ये हैं हमारे देश के मार्गदर्शक सिद्धांत। यहाँ अधिकारों और सिद्धांतों में एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। पार्ट 3 के जो मौलिक अधिकार हैं वो कानूनी तौर पर लागू किए जा सकते हैं, मतलब ये गारंटी हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्ट 4 के जो निदेशक सिद्धांत हैं वो सरकार के लिए एक तरह से नैतिक गाइडलाइंस हैं। ये शासन के लिए जरूरी तो हैं, लेकिन आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। अधिकार हैं तो जाहिर है जिम्मेदारियां भी होंगी। पार्ट आईवीए में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। मतलब ये एक बैलेंस बनाने जैसा है, जहां संविधान नागरिकों को अधिकार देता है, वहीं वो देश के प्रति उनके कुछ कर्तव्यों की भी उम्मीद करता है। ओके, तो सिद्धांतों की बात हो गई, अब आते हैं असली मशीनरी पर। मतलब सरकार चलेगी कैसे? ये ब्लूप्रिंट सरकार के 3 स्तरीय ढांचे को कैसे बनाता है, आइए देखते हैं। सबसे ऊपर टॉप टियर पर है संघ सरकार, जिसका जिक्र पार्ट 5 में है। इसमें राष्ट्रपति, संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान शामिल हैं। ये वो मशीनरी है जो पूरे देश के लिए कानून और नीतियां बनाती है। इसके ठीक नीचे आता है दूसरा टियर, राज्य सरकारें, जिसे पार्ट 6 में समझाया गया है। इसमें हर राज्य के गवर्नर, मुख्यमंत्री, विधानमंडल और हाईकोर्ट का ढांचा शामिल है। ये शासन को और करीब राज्यों तक ले जाता है। अब फिर हम आते हैं सबसे जमीनी स्तर पर, मतलब लोकल गवर्नमेंट पर। पार्ट 9 गांवों के लिए पंचायतों की व्यवस्था करता है। पार्ट 9A शहरों के लिए नगरपालिकाओं की, और पार्ट 9B सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक कामकाज को पक्का करता है। ये सत्ता को आम आदमी तक पहुंचाने का एक शानदार तरीका है। लेकिन एक मिनट, हमने पार्ट 6 के बाद सीधा पार्ट 9 की बात की, तो पार्ट 7 कहाँ गया? उसका क्या हुआ? जवाब है, उसे निरस्त कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। हुआ ये कि ये पार्ट राज्यों के एक पुराने क्लासिफिकेशन से जुड़ा था, जो 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद बेकार हो गया। तो जैसे जैसे भारत का नक्शा बदला, संविधान ने भी खुद को अपडेट किया और इस हिस्से को हटा दिया। तो अब सरकार का ढांचा तो खड़ा हो गया, लेकिन इसे चलाने के लिए जो सिस्टम चाहिए, जो वायरिंग और प्लम्बिंग चाहिए, अब उसकी बात करते हैं। वो सिस्टम जो देश के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ के रखते हैं। ये जो पार्ट्स हैं ना, ये बिल्कुल उसी वायरिंग की तरह हैं जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर रखती हैं। जैसे पार्ट 11 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। पार्ट 12 देश के फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स को देखता है। पार्ट 13 ये पक्का करता है कि पूरे देश में व्यापार आसानी से हो सके। और पार्ट 14 सिविल सर्विसेज की नींव रखता है, जो असल में प्रशासन को चलाती हैं। और हाँ, इतने बड़े और विविध देश को जोड़ने के लिए भाषा का भी एक रोल है। पार्ट 17 हिंदी को राजभाषा का दर्जा देता है, लेकिन साथ ही अंग्रेजी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल को भी मान्यता देता है।
चलिए अब ब्लूप्रिंट के आखिरी और बहुत जरूरी हिस्सों पर आते हैं। ये वो हिस्से हैं जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, संकट के समय देश को संभालते हैं और संविधान को समय के साथ बदलने की ताकत देते हैं। देखिए, कोई भी बढ़िया सिस्टम तभी चलता है जब उसमें स्टेबिलिटी और समय के साथ बदलने की क्षमता हो। हमारे संविधान में इसके लिए 3 बड़े टूल्स हैं। पार्ट XV जो निष्पक्ष चुनाव करवाकर लोकतंत्र को जिंदा रखता है, पार्ट 18 जो आपातकाल के प्रावधान देता है ताकि मुश्किल समय में देश स्थिर रहे, और पार्ट 20 जो संविधान में संशोधन यानी बदलाव करने का तरीका बताता है ताकि यह हमेशा प्रासंगिक बना रहे। इनके अलावा भी कुछ बहुत ही खास प्रावधान हैं जो दिखाते हैं कि हमारा संविधान कितना सोचा समझा है। जैसे पार्ट 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय देता है ताकि समाज में समानता आ सके। पार्ट 19 में कई तरह के प्रावधान हैं जो सिस्टम को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। और पार्ट 21 कुछ राज्यों की अनोखी जरूरतों को देखते हुए अस्थायी और विशेष प्रावधान देता है। तो आखिर में ये सारे 25 हिस्से मिलकर करते क्या हैं? इनका मकसद क्या है? ये सभी मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करना। यही हमारे संविधान का दिल है, उसकी आत्मा है। और जैसा कि हमने एकदम शुरू में कहा था, ये सब मिलकर भारत के संविधान को दुनिया का सबसे लंबा और सबसे डिटेल लिखा हुआ संविधान बनाते हैं। ये वाकई में एक आर्किटेक्चरल चमत्कार है। तो सवाल ये उठता है कि 1950 में बना ये लिविंग ब्लूप्रिंट, ये जीता जागता दस्तावेज आने वाले कल की चुनौतियों के लिए खुद को कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता और आने वाली हर पीढ़ी इसमें अपनी कहानी जोड़ती रहेगी।